प्रकाश की राज चैनल के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आज प्रथम बार एस.आर. बौद्ध को आमंत्रित किया है, वो चैनल पर आए हुए हैं। उनका स्वागत। उनके विषय में आप सभी को थोड़ा बता दूं कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भारतीय बौद्ध महासभा में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी पूर्व अध्यक्ष हैं, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय सेवा में ये क्लास 1 अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं। और इसके बाद इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इनको बहुत अच्छी जानकारी है। तो आज सर से हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस समय चुनाव बड़े नज़दीक आ चुका है, जोरोदारी पे चल रहा है। एनडीए को हराने के लिए, परास्त करने के लिए इंडिया विपक्षी दलों ने एक संगठन में गठबंधन बनाया है जिसका नाम दिया है इंडिया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कोई अपना प्रधानमंत्री का चेहरा अब तक घोषित नहीं कर पाया है। क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आज आपने हमें अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। साधुवाद। लेकिन आपने जो हमें कुछ संज्ञाओं से नवाजा, मैं समझता हूँ हो सकता है मैं उनका पात्र ना हूँ। मैं तो सिर्फ कुछ बातें रखता रहता हूँ बीच बीच में। हाँ, अपने मुंह से नहीं, नहीं, ये आपकी महत्ता है, आपने जो, आपकी ग्रेटनेस है। आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, आज के समय में काफ़ी समीचीन है। और हम राजनीतिक परिदृश्य के रूप में अगर हम देखें तो हमारे सामने देश की राजनीति दो ही धुरी पर टिकी हुई है, एनडीए और इंडिया, INDIA। जी। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि इंडिया अब तक प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा क्यों नहीं घोषित कर पाई है, जी। मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास अभी तक प्रधानमंत्री पद का कोई सटीक चेहरा भी नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके अगर हम नेताओं की बात करें तो उनमें से सबसे वयोवृद्ध और सीनियर जो राजनेता हैं वो हैं महाराष्ट्र के शरद पवार सर, जिनका राजनीतिक अनुभव तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका प्रभाव महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। यहाँ तक कि वो जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी के भी अभी 2-3-4 महीना पहले उसमें टूटन हो गई, और उस टूटन का जिम्मेदार उनका खुद का भतीजा ही है। और फिर ये प्रदेश स्तरीय पार्टी है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित पार्टी है। उधर उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो तो सटीक नहीं लगेंगे, है ही नहीं। दूसरा नाम आता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर का, जो वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी भी सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। उनका वोट बैंक बिहार के बाहर बिल्कुल नहीं, ना, बिल्कुल शून्य है। मेरी जानकारी के हिसाब से बिहार के बाहर उनका ना तो कोई सांसद है और ना ही कोई विधायक। एक बात और इसमें हम जोड़ सकते हैं कि उन्होंने आज तक कोई भी चुनाव अपने बलबूते पर नहीं जीता, लड़ा ही नहीं और जीता भी नहीं, जिससे कि सरकार वो बना पाते। यानी जब भी उनकी सरकार बनी है तो गठबंधन के तहत ही बनी है। यानी उनका बिहार में भी कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं कहा जा सकता है।
हाँ, इतना जनाधार तो नहीं कि अपनी हाँ, ताकत पे जी, वो जी, जी, सरकार उनका बना जनाधार सके। इतना नहीं है कि वो अपना जी, सरकार जी, बना पाते। सही कह रहे हैं आप। इधर एनडीए की पिछली बैठक में इंडिया की पिछली बैठक में जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जी, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे घोषित किया था, जिसका समर्थन अरविंद दिल्ली केजरीवाल के जी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। जी, मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नेता तो हैं, दलित समुदाय के दलित हैं। समुदाय के हैं, ये एक प्लस पॉइंट है उनके साथ। लेकिन वास्तव दक्षिण में भारत के हैं। दलितों के नेता तो नहीं कहा जा सकता है उनको। कांग्रेस के दलित चेहरा जरूर है वो। जी हाँ, इस अब बात में हो दम है। सकता है जिन लोगों ने उनके नाम को आगे किया है, उन लोगों ने दलित चेहरा होने के नाते ही किया हो, या उसके पीछे उनकी भी कोई पॉलिटिक्स रही हो। जी, हो सकता है कांग्रेस को पछाड़ने की नीयत से उन्होंने ऐसा नाम किया हो, या और कोई साजिश हो सकती है उन दोनों लोगों की तरफ से, या अपने प्रदेश को उससे जोड़ करके समझते हो। कई बातें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो इस समय मांग चल रही है एक दलित चेहरे की प्रधानमंत्री के रूप में जो उम्मीद कर रहे हैं, जी, शायद उसकी पूर्ति मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से तो नहीं होती नजर आ रही है। क्योंकि दलितों के नेता तो हैं वो, लेकिन वो कांग्रेस के दलितों के नेता हैं, नहीं उनको पूरे देश के। उत्तर भारत में कोई जानता हाँ, नहीं है। वो दक्षिण भारत के हैं केवल। हाँ, दक्षिण भारत में उनका प्रभाव होगा। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलितों के सर्वमान्य नेता नहीं कहे जा सकते हैं। तो उनके नाम का प्रस्ताव तो, हालांकि उन्होंने स्वयं भी उसको खारिज कर दिया था। खारिज कर दिया है, ये उनकी मान्यता है। और जहाँ तक ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल या तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, स्टालिन सर, या और बिहार यूपी के अखिलेश यादव, या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, इनको भी अगर हम देखें तो ये लोग भी कहीं भी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिक पाते हैं। ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये तो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, अखिलेश भी क्षेत्रीय दलों के ही नेता हैं। तो क्षेत्रीय दलों के सहारे या क्षेत्रीय दलों के नेताओं को अगर हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार या चेहरा घोषित करते हैं, तो वो वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आपका सही मानना है। तो कोई अन्य विरोधी दल में कोई ऐसा पार्टी है, ऐसा कोई नेता है जो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ चेहरा बन सकता है? एक नाम प्रफुल्ल कुमार वाजपेयी ने बड़ा उछाला था कि एक ऐसा चेहरा है जिसको अगर पीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी उनके सामने नहीं टिकेंगे, और वो नाम लिया था बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो इंडिया गठबंधन मायावती को क्यों अपने गठबंधन में नहीं लेना चाहता है, क्यों नहीं ले रहा है, क्यों पीएम का पद का दावेदार घोषित कर रहा है? इस विषय में आपका क्या राय है, थोड़ा बताने का। देखिए सर, इसमें एक चीज ये आती है सामने कि चूंकि इंडिया गठबंधन में बीएसपी यानी बहन मायावती जी का नाम नहीं शामिल है, उनकी पार्टी शामिल नहीं है, इंडिया गठबंधन का अंग नहीं है वो। और अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहते हुए कोई चुनाव लड़ती हैं, जैसा कि कुछ लोग चर्चा भी करते हैं कि एक तीसरा मोर्चा तैयार होगा, बहन जी कर सकती हैं, तो मेरी राय में तीसरा मोर्चा भी सफल नहीं हो पाएगा नरेंद्र मोदी के सामने। वो तीसरे मोर्चे की जो चर्चा होती है उसमें है कि मोर्चे में जो बातें आती हैं कि दलित और मुस्लिम
हाँ, एमडी फैक्टर, एमडी फैक्टर। हाँ, एमडी फैक्टर। तो वो फैक्टर कुछ ही प्रदेशों में प्रभावी हो सकता है। देखो, दलितों का वोट तो एक मुश्त जाएगा, जी लेकिन उस रूप में हो सकता है भाई, चूंकि एक फौरी तौर पर जो विकल्प सामने आया है उभर करके, वो इंडिया गठबंधन का आया है, जी और एक तीसरा फ्रंट तैयार होगा, तो कुछ लोगों की इस पर जो सोच होगी वो ज़्यादा विश्वसनीयता लिए हुए नहीं होगी कि ये क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन और जो संभावित, जो लोग कह रहे हैं, मैं तो संभावित नहीं कहता हूँ, जो विपक्ष में अन्य पार्टियां अभी छूटी हुई हैं, उनको अगर इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास किया जाता है तो उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होगी। विशेष रूप से बीएसपी को अगर इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास किया जाता है तो कहते हैं सोने में सुहागा होगा। लेकिन जब तक पीएम चेहरा नहीं घोषित करेंगे तो नहीं, मैं वही बात आगे कहना चाह जी रहा था बताएं। कि सोने में सुहागा होगा, जी लेकिन केवल शामिल करने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए बीएसपी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन मायावती जी, उनको अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है, घोषित किया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए फिर नरेंद्र मोदी उनके सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। उसके कई कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है कि देश का बहुजन समाज का जो वोटर है, वो चाहे जिस कोने में छिपा हो, चाहे जिस राजनीतिक दल का समर्थक रहा हो या हो, वो एक मुश्त वोट बहुजन समाज का बीएसपी जिस गठबंधन में शामिल होगी उसमें गिरेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वर्तमान में बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर दलितों के मुद्दों को उठाती है, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाती है, अन्य समाज के लोगों के भी मुद्दों को उठाती है। बहन कुमारी मायावती जी ऐसे समय में, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश में कोई अपराध हो रहा हो दलितों के खिलाफ या मुस्लिम के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, या बीजेपी के राज्य में हो रहा हो, बहन जी मुखर होकर के बोलती हैं। मुखर होकर के बोलती ही नहीं है, बल्कि उस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाती भी है, विरोध भी करती है। लेकिन बहन जी के अलावा ऐसा कोई भी राजनीतिक दलित नेता नहीं है जो दलितों की बात को उठाता हो कभी। तो अगर हम ये देखें कि बहन जी एक स्वाभाविक चेहरा हो सकती हैं इंडिया की, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर बहन जी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाता है तो इसमें मैं समझता हूँ कोई नहीं, आप सही कह रहे हैं, नहीं होगा, जबकि एनडीए को आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं समझता हूँ हमारे दर्शक भी सहमत होंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में जो शासन किया है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है उसकी तारीफ भारत में ही नहीं विदेशों में हुई, और उनको आयरन लेडी के तबका से नवाजा गया है, यानी सम्मानित किया गया है। और ये आयरन लेडी का जो खिताब उनको मिला है, ये बहुत बड़ा प्रतीक है कि वो कितना उनका शासन सुशासन था। इसलिए कभी उनके जो भर्तियां हुई उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में, कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। तो क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद इंडिया गठबंधन क्यों नहीं उनका नाम, उनको अपने गठबंधन में शामिल कर रहा है? क्यों नहीं इनवाइट कर रहा है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर रहा है? इस पर कुछ प्रकाश आप डिटेल से डालें। देखिए सर, इसमें जो भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल है जी,
वो सब के सब कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो सब के सब क्षेत्रीय दल हैं जी हाँ। और उनका वजूद सिर्फ उनके ही प्रदेश में है, अन्य प्रदेशों में नहीं है। जी और उनकी सोच भी अपने प्रदेश तक ही सीमित है। राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन तो तैयार कर लिया है, लेकिन उनकी सोच वही क्षेत्रीय स्तर की है, अपने प्रदेश स्तर तक ही सीमित है। और इसके अलावा उनका वोट बैंक भी नहीं। बृहद स्तर पर वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर बृहद स्तर पर वो सोचते तो शायद इंडिया गठबंधन आज बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता होता। जी हाँ। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इन क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनको अपने वजूद का खुद भी ख्याल नहीं है, क्योंकि वो तो केवल अपने प्रदेश तक ही सीमित हैं। उनका वोट बैंक उनके प्रदेश तक ही है, उनका वोटर है उनके ही प्रदेश में है, उनके कार्य चाहे अच्छे हों या बुरे हों उनके प्रदेश तक ही सीमित है। अन्य प्रदेशों में उनका कोई वजूद नहीं है और सब के सब क्षेत्रीय दल ही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर दूसरा जो गठबंधन है इंडिया, और उसमें अगर तीसरी राजनीतिक दल बीएसपी को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन में कोई वजूद ही नहीं रहेगा। देखिए उसके पीछे एक और कारण है। क्या? तथ्य सामने ये भी है, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि केंद्र की सरकार जो भी सत्ता में आई है अभी तक, उनका वोट, एक पुरानी बातें आप छोड़ दीजिए, इधर 4-5 चुनावों से पहले की बात, अगर हम 4-5 चुनावों से बाद की बात अगर हम सोचते हैं तो उनका वोट प्रतिशत 40% तक ही रहा है, 40% से अधिक का रहा है, 40% से अधिक का ही वोट उनको मिलता रहा है और उन्होंने केंद्र में अपनी सरकारें बनाई हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान में जो सरकार है एनडीए की, उसका भी वोट प्रतिशत 40 समथिंग ही है जी। अब हम 43 विपक्षी जो गठबंधन है जिसको इंडिया गठबंधन है, अगर हम इनके सभी क्षेत्रीय दलों के वोटों को जोड़ लें प्लस कांग्रेस का वोट बैंक जोड़ लें तो 40 नहीं पहुंचता है जी हाँ। तो जब 40 नहीं पहुंचेगा तो कैसे वो उसको डिफीट दे पाएंगे, जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी इसका स्वयं का वोट प्रतिशत 19.26% है पिछले लोकसभा चुनाव में जी। और वर्तमान में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे कुछ महीनों पहले नगर निगम के, उनमें भी 19 समथिंग था। अच्छा। तो वर्तमान में आज की तारीख में अगर हम देखें तो बीएसपी का जो वोट बैंक है 19% ही है, भले ही लोग कहें कि 13% है या एक विधायक की पार्टी अगर है। ये 19% जोड़ दिया जाए तो ये 60% के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसी स्थिति में ना 60 तो 55 तक पहुंच ही जा रहे हैं। अच्छा। और 55 अगर ये पहुंच जाते हैं तो कोई कारण नहीं हराने वाला नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन को हरा पाए, या यूं कह सकते हैं कि सिर्फ बीएसपी के शामिल होने से जी, अगर वो बहन जी को नहीं भी चेहरा बनाते हैं तो क्या एक प्रश्न उठता है, अगर बहन जी को शामिल कर लें और इंडिया गठबंधन का चेहरा न बनाए तो क्या स्थिति बनेगी। मैं समझता हूं कि उसका लाभ ज़्यादा इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा। उसका कारण सीधा सीधा है कि दलितों का पूरा वोट नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज की तारीख में अगर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाता है, तो दलितों का वो वोट जो इंडिया गठबंधन के साथ है या अन्य दलों के साथ है वो भी तुरंत आएगा इंडिया गठबंधन में। भले ही वो काम वहां करें, भले ही वो वहां अपनी नेतागिरी करें, लेकिन वोट दलित महिला या दलित प्रधानमंत्री के नाते दलितों का पूरा वोट हम इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा। आपकी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमने भी कई शहरों का भ्रमण किया है और वहाँ लोगों ने ये खुलकर कहा है कि सवर्ण के प्रधानमंत्री बन चुका, ओबीसी का प्रधानमंत्री बन चुका,
शेड्यूल क्यों नहीं, बाबू जगजीवन राम को मौका नहीं मिला। इस समय वो देखना चाहते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में। उनका दावा है कि अगर पीएम का चेहरा मायावती को घोषित कर दिया जाएगा तो जो शेड्यूल का वोट 10% से ज़्यादा जाता है भाजपा को, वो वापस इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा। इस तरह 60% से ऊपर की दावेदारी बनती है इंडिया गठबंधन की। फिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं ऐसा करने जा रहा है? क्या इंडिया गठबंधन की मजबूरी है या इंडिया गठबंधन शेड्यूल का वोट चाहता है लेकिन शेड्यूल का प्रधानमंत्री नहीं चाहता है? इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं, घटक दल हैं, उनकी भी यही मानसिकता है कि शेड्यूल का वोट हमको मिल जाए लेकिन शेड्यूल को हम प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। क्या ये मानसिकता है, इसलिए वो पीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं इस संबंध में एक दूसरी बात कहना चाहूँगा जी। आपने भी सुना होगा कि जो डीएम फैक्टर एक आ रहा है सामने, डीएम फैक्टर, ये डीएम फैक्टर क्या है? ये डीएम फैक्टर है दलित मुस्लिम फैक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त है। अगर हम दलितों और मुस्लिमों के वोट को एक साथ जोड़ देते हैं जी तो 30% से अधिक हो जाता है। 40 हो जाता है। 30% से अधिक मतलब 40 ही लगभग मानिए हो जाता है। और ये वोट जिधर जाएगा, भाई आप यूँ कह सकते हैं कि दलित मुस्लिम जिस तरफ झुकेगा जी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान परिवेश में मुस्लिम मतदाता बिल्कुल पेशो पेश में है कि मैं क्या करूं, यानी असमंजस की स्थिति में है कि हम क्या करें। पहले वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस या उसके साथ जो इंडिया के जो अन्य घटक दल हैं, जी, एक परसेंटेज ऑफ वोट तो सभी देख रहे हैं। हाँ, वो देखते हैं कि अगर ये केवल रहते हैं तो फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो जब एनडीए की ही सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, तो क्यों ना हम भी उसी में शामिल हो जाएं। कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे। आज की तारीख में दलितों से कहीं ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको चाहिए सुरक्षा। जी, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं तो कुछ मुस्लिम नेताओं को या कुछ मुस्लिम भाइयों से अगर बात करें, आप काफ़ी हम देखते हैं टीवी डिबेट्स में आती हैं ये बातें, तो वो कहते हैं कि भाई अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाती तो हम उसका साथ क्यों दें, हम भी अपना उसी में नरेंद्र मोदी के साथ शामिल हो जाते हैं, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से तो एक ये जो दृष्टिकोण आ रहा है मुस्लिम भाइयों के साथ पास तो उनके दिमाग से, तो ये भी जो है बहुत ही खतरनाक है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि बहन कुमारी मायावती जी को या बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए और उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। ऐसी स्थिति में मुस्लिम पूरा का पूरा 20% जो वोट है मुस्लिमों का, वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन में जाएगा। और अगर पीएम चेहरा और दलितों का वोट भी पूरा का पूरा जाएगा। तो आप 60 की बात आप अभी कर रहे थे, मैं समझता हूँ 65-70% वोट पहुंचता है। तो नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं टिक पाएंगे इंडिया गठबंधन के आगे यदि बीएसपी को शामिल करके बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। तो ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस अंदर खाने बसपा सुप्रीमो के संपर्क में है और संभवतः 15 जनवरी को कुछ ऐसा धमाका होने वाला है। इस संबंध में आपको कोई जानकारी है क्या? नहीं, जानकारी तो भी सटीक जानकारी तो नहीं है, अभी तो केवल अटकलें ही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो होगा और ये एक स्वाभाविक गठबंधन बनता भी है इंडिया में बीएसपी के शामिल करके। ये स्वाभाविक गठबंधन होता है अगर
बीएसपी बहुत इसमें बड़ी शामिल बात रहती आपने है। कही, ये स्वाभाविक गठबंधन है। और अगर ये स्वाभाविक गठबंधन भी सफल नहीं हो पाता है तो फिर कोई गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात इंडिया के सभी घटक दलों को किसी भी है। तरह से एन केन बसपा प्रकार सुप्रीमो को बदमाश पीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए, आपका ये तात्पर्य है। जी तो ये 15 जनवरी का आप लोग इंतजार करें। निश्चित रूप से हमारे जो एसआर बौद्ध ने डायरेक्शन दिया है कि 15 तारीख को कोई निश्चित रूप से कोई धमाका होने वाला है। हो सकता है ये बहुत बड़ा धमाका यही हो कि पीएम का चेहरा बसपा सुप्रीमो मायावती घोषित हो जाए। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।